नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज 3 प्रश्न। क्या राज्यपाल को घूस का ऑफर देने वाला देश की सुरक्षा करेगा? दूसरा, क्या है विपक्ष की रणनीति यूपी में? और तीसरी बात, क्यों आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है? तो सबसे पहले बात कर लें जरा देश की सुरक्षा से संबंधित। सतपाल मलिक साहब उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, किसानों के नेता रहे हैं, जमीनी नेता हैं, एमपी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, ये सब रहे। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए और बीजेपी ने जाके जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। लेकिन एक स्टेज के बाद सतपाल मलिक बीजेपी के जो भी लीडरशिप थी उसको ऐसा लगा कि ये शायद जो एजेंडा बीजेपी कराना चाहती है वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जम्मू कश्मीर से इनको हटाने का कोई मतलब नहीं था। तो इनको हटा के वहाँ से गोवा भेजा गया। गोवा में भी कुछ, क्योंकि गोवा में अब इलेक्शन है। अब इलेक्शन के समय तो आपको जो गवर्नर का बहुत अहम रोल हो जाता है, तो ये हुआ कि नहीं, इनको गोवा भी रखना ठीक नहीं है, तो इनको गोवा से उठा के अब मेघालय भेज दिया गया है। सतपाल मलिक साहब राज्यपाल हैं ही। सतपाल मलिक जी ने अभी 2-3 दिन पहले एक झुंझुनू राजस्थान में एक पब्लिक गैदरिंग में, मतलब ये कोई इंटरव्यू नहीं है और ये कोई अकेली बातचीत नहीं है, एक सार्वजनिक जगह पे उन्होंने जो बात कही है वो देश की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत एज राज्यपाल जम्मू कश्मीर जब वो थे उनको देने की जो पेशकश हुई थी उसकी बात कही है। ये प्रिंट ने ये स्टोरी पूरी कैरी की है, केवल प्रिंट ने नहीं की, ज़्यादातर अखबारों ने की है। वो थोड़ा छोड़ के हमारे दैनिक जागरण ये सब इस तरह की स्टोरी नहीं छापते हैं, वो थोड़ा राष्ट्र प्रेम की छापते हैं। वैक्सीन में हम लोग कैसे अमेरिका को पछाड़ दिए हैं वो सब छापते हैं, लेकिन ये सब स्टोरी नहीं। बाकी सारे प्रिंट मीडिया ने इस स्टोरी को छापा है। मैं इसको प्रिंट का आपको लिंक दे रहा हूं, आप लोग वो स्टोरी वहां भी पूरी देख सकते। सतपाल मलिक जी ने सार्वजनिक मंच से ये खुला आरोप लगाया है कि उनको 2 फाइल क्लियर करने के लिए, एक फाइल ऐसा कहा जाता है उसमें, उन्हें ऐसा कहा जाता है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो अनिल अंबानी जी की है, उस फाइल को क्लियर करने के लिए 150 करोड़, और एक दूसरी फाइल जो सतपाल मलिक के अनुसार आरएसएस के लिंक हैं उस व्यक्ति के, मंत्री थे पीडीपी और बीजेपी की सरकार में जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के नज़दीकी अपने को कहते थे, वो मंत्री जी की फाइल क्लियर करने के लिए 150 करोड़। तो 150 करोड़ के 2 ऑफर इनको आए थे कि अगर आप ये 2 फाइल क्लियर कर देते हैं तो 150 करोड़ यहाँ से, 150 करोड़ यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इनका कहना है कि जब ये आया तो चूंकि ऐसा कहा गया था कि भाई वो प्रधानमंत्री के नज़दीक है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री से बात की कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ना करिए, कोई कंप्रोमाइज़ ना करिए और अपने विवेक से काम लीजिए। इन्होंने वो दोनों फाइलें मतलब उसका फोरक्लोजर किया, जो रिलायंस की फाइल थी, उनका जो ऑर्डर था उसको ख़त्म किया, और ये दोनों फाइलें उन्होंने एंटी करप्शन वालों को ये सौंप दी कि भाई इसकी आप जांच करिए ठीक से। उन्होंने इसी में एक बात और कही है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। जम्मू कश्मीर वाले करप्ट नहीं हैं, जो ये अधिकारी जो सरकारी लोग हैं उनके बारे में उनकी ये टिप्पणी है। उन्होंने कहा पूरे देश में जो कमीशन लिया जाता है, अब हमारे यहाँ कमीशन काफ़ी ओपनली बात की जाती है, कितने परसेंट यहाँ, कितने परसेंट यहाँ, कितने परसेंट यहाँ, जो कमीशन लिया जाता है सतपाल मलिक साहब के अनुसार पूरे देश में 4 या 5% का रेट है, घूस का रेट है कमीशन। लेकिन जम्मू कश्मीर में 15% लिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर का रेट 15% है। ये थोड़ा सा इसलिए भी समझ लीजिए कि जब उन्होंने ये सब कर दिया तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो उनका जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से उनको हटाने का। मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है। सतपाल मलिक साहब ने एक बड़ी बात और कही है। उन्होंने कहा है कि जितने अधिकारी जो उन्होंने राजस्थान के रेफरेंस में कहा कि यहाँ जयपुर के जितने अधिकारी हैं, जाके गांव में इनका देख लो, मड़ैया नहीं रहती है, लेकिन यहाँ आके आलिशान महल बनाए हुए हैं। और मैं इस बात को सेकंड करता हूँ, ये केवल सतपाल मलिक साहब के लिए नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आके देख लीजिए, जो महल जैसे लोग हैं, वो जो अभी गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता वाले हत्याकांड में जो इंस्पेक्टर साहब हैं, दोनों इंस्पेक्टर साहब, उनके गोमती नगर में घर देख लीजिए, आलिशान घर। तो उन्होंने कहा इसमें करप्शन क्या है, तो सामने सामने सारे सबूत हैं, अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं 2-3 बातें करके इसको आगे दूसरा पॉइंट लूँगा। मेरी समझ यह है कि अगर कोई घूस का ऑफर भी कर रहा है तो वो क्राइम है।
FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए। एक तो क्या इसमें कुछ हुआ? दूसरा, ये जो सो कॉल्ड हमारे जो डिफेंस डील में फ्रेंच जो कंपनी है जो जहाज हम लोगों को दे रही है राफेल, उसके जो इंडियन पार्टनर हैं वो जम्मू कश्मीर जैसी जगह में 150 करोड़ का उनकी कंपनी अगर घूस का ऑफर दे रही है, तो क्या इनके हाथ में जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं इनके साथ इस तरह का कोई कोलैबोरेशन होना चाहिए, या सरकार को इसमें इंटरवीन करके इनको उससे बाहर करना चाहिए? और तीसरा, ये जरा सब लोग देश पूरा जानना चाहेगा, क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने बात कही है कि उस एंटी करप्शन ब्यूरो को 2018 में जो फाइल उन्होंने सौंपी थी, आज 3 साल बाद उन फाइल की जांच के बाद हुआ क्या? अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, क्या है विपक्ष की रणनीति यूपी में? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल मतलब 22 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी, ये लोग विस्तारा की 1:35 की फ्लाइट जो दिल्ली से लखनऊ आती है उससे एक साथ ही एक ही जहाज़ में थे, इन लोग एक साथ आए, आपस में भाई अभिवादन हुआ, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, और जैसा पेपर छाप रहा है कि वहाँ पे मिलने की बात भी हुई कि हम लोग इसमें मिलेंगे। हालांकि कल तो टीवी बिल्कुल वो हो गए थे पीछे कि आज शाम को चाय पीने जा रहे हैं, शाम को पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो शाम हमको नहीं, जैसा उस समय कहा कि इन लोगों का ये हुआ कि हम लोग आगे मिलेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सो कॉल्ड सिंपैथाइजर्स हैं वो लोग हैं। अब वो पहला काम ये कर रहे हैं कि वो किसी तरह से प्रियंका गांधी को डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं। एक तो वो बार बार ये कह रहे हैं नहीं, ये प्रियंका गांधी को नहीं कर रही है, बीजेपी का ये ग्रैंड प्लान है, बीजेपी प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी चाहती है प्रियंका गांधी आगे बढ़े। भाई मेरे होशो हवास में तो अगर इससे कोई आगे बढ़ाते हैं तो, और जेल जाने से कोई आगे बढ़ रहा है तो टेनी जी तो आपके यहाँ है ही ना, टेनी जी को क्यों नहीं जेल भेज दे रहे हैं? उससे आपके ब्राह्मण वोट भी हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ब्राह्मण की सिंपैथी भी हो जाएगी कि देखिए प्रियंका गांधी जी की वजह से, आप कहिए प्रियंका गांधी जी की वजह से टेनी जी को हम जेल भेज रहे हैं, बस बढ़िया फर्स्ट क्लास आपके साथ सारे ब्राह्मण आ जाएंगे कि प्रियंका गांधी ब्राह्मण विरोधी है। ये सब बातें का कोई मतलब है? क्योंकि देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए, पक्ष और विपक्ष का रोल समझ लीजिए। ये तय है कि पक्ष जो सरकार में रहता है उससे ज़्यादा वोट विपक्ष के पास होते हैं। आप कोई भी चुनाव का नतीजा उठा के देख लीजिए। लेकिन चूंकि विपक्ष बिखरा रहता है इसलिए पक्ष का एक जगह का वोट उसको मिल जाता है, ज़्यादा उसके विपक्ष के वोट ज़्यादा होते हैं। अब बीजेपी को करना क्या है? बीजेपी को ये सब बातें करके, इस तरह की अफवाहें फैला के विपक्ष को बिखेरे रखना है, क्योंकि जब तक विपक्ष बिखरा रहेगा तब तक बीजेपी के एक जगह के वोट इकट्ठा रहेंगे, पोलराइज रहते हैं उनके वोट। अब दूसरी चीज़ पे मैं आ जाऊं, जो बात हो रही है अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की, ये बिल्कुल साफ बात है, इसको घुमा फिरा के कोई कुछ कहता रहे कि उत्तर प्रदेश में आज विपक्ष को जो नेतृत्व और चेहरा दे सकता है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है आज की तारीख में। कुछ दिनों बाद प्रियंका गांधी हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद मायावती जी हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद जयंत चौधरी हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद ओम प्रकाश राजभर हो जाएंगे, वो कल की बात है। जैसी आज स्थितियां हैं उसमें विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव लीड करेंगे सपा के रूप में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जब प्रियंका गांधी एक्टिव हो रही हैं तो उससे दो काम हो रहे हैं। देखिए, एक काम तो ये हो रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक लोग कह रहे थे नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग बोलने वाले मिल रहे हैं। उसका फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जहां चुनाव नहीं भी हो रहे हैं वहां लोगों को लग रहा है नहीं देखो कोई लड़ तो रहा है, कोई वो तो घूम रहा है, इस तरह की बात है। दूसरा क्या हो रहा है कि मोदी जी और बीजेपी के जो विरोध के स्वर हैं वो और तेज हो रहे हैं प्रियंका गांधी के घूमने से। अब मैं आपको जरा समझाने की दृष्टि से कह दूं कि अगर आपको याद हो 2014 का इलेक्शन, और जो लोग उसको, मैं चूंकि गया था मैंने देखा था, अमेठी का एक चुनाव था जहां पे कुमार विश्वास ने आके 4-5 महीना पहले अपना कैंप कर लिया था, हो सकता है 5-6 महीना पहले रहा, मतलब चुनाव से बहुत दिन पहले, और फिर वो गए नहीं थे वापस। और उनका अपने आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों से ये भी था कि भाई यहाँ कोई आता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंप करके पूरी तरह से वहां राहुल गांधी की हवा बिगाड़ने का काम किया था। राहुल गांधी किसी तरह से चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन जो हवा राहुल गांधी के अगेंस्ट बनी थी
उसमें सबसे बड़ा योगदान कुमार विश्वास का था। उनको वोट बहुत कम मिले थे। उस वोट का क्या हुआ था, वो वोट स्मृति ईरानी को चले गए थे, जो राहुल गांधी के विपक्ष के वोट थे। उसी तरह से प्रियंका गांधी हवा बनाने का काम तो कर ही रही हैं बीजेपी के अगेंस्ट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इसमें फायदा मेरे हिसाब से, अगर विपक्ष की हवा ठीक बनती है, बीजेपी के अगेंस्ट बनती है, तो ये कहना कि नहीं इससे क्या फायदा, ये केवल एसपी के वोट काटेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो है क्या कि एसपी के वोट ऐसे कटेंगे तो उनके वोट ऐसे कटेंगे। मेरा अपना वो है कि अगर बीजेपी के विरोध में हवा प्रियंका गांधी बना रही हैं, जो लगता है कि बन रही है, तो उसका फायदा सपा को भी होगा, उसका फायदा प्रियंका गांधी को भी होगा, उसका फायदा जो भी विपक्ष में होगा उसको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार कहना कि नहीं ऐसे, और वो अलग बात है कि विपक्ष को एज ए स्ट्रैटेजी किसके साथ कैसे लड़ना चाहिए, वो एक स्ट्रैटेजी की बात है। वो समय आने पे वो शायद, अब इन लोग ज़्यादा अच्छा जानते होंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की कहाँ क्या किसके साथ टाइप करना है नहीं करना है। अब मैं बात तीसरी कर लूँ कि क्यों आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है। आर्यन शाहरुख खान के लड़के हैं, ये सबसे बड़ा कारण तो ये है, इसमें कोई बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लोग दबी ज़बान से कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष शाहरुख खान से कही थी कि भाई आप हमारे लिए कुछ प्रचार आचार करिए, जिसको उन्होंने कहा था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं करता, और उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। इस तरह की बात भी एक चर्चा कहीं ना कहीं चल रही है उनकी। मैं जल्दी से रिकैप कर दूं, 3 अक्टूबर को अपने 7 साथियों के साथ आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया उसमें कि वो ड्रग ले रहे हैं, और उसके बाद उसमें करीब 20 लोग और गिरफ्तार हुए हैं टोटल अभी तक। उस केस में जो पहली बार रिजेक्ट हुई बेल आर्यन खान की, वो जिस मैजिस्ट्रेट के यहाँ हुई, उस मैजिस्ट्रेट का कहना ये था कि हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं इस बेल को सुनने के लिए। 8 अक्टूबर को उन्होंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर आप देखिए तो इसमें और रिया चक्रवर्ती वाले केस में आपको बहुत सी समानताएं मिलेंगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग उनके पोजीशन में नहीं मिली है। उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त थे, अरबाज मर्चेंट, उनके पास से 6 ग्राम हशीश, और जो मुनमुन धमीचा थी उनके पास से 5 ग्राम हशीश बरामद हुई है उनके पास से। इनके पास से कोई ड्रग नहीं बरामद हुई है। अब मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 100 ग्राम से कम अगर आपके पास हशीश है तो वो स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है, और उसमें सज़ा भी शायद 6 महीना या 1 साल है, कम सज़ा है, स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है। तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इनके पोजीशन में नहीं है। उनके जो साथ के लोग थे उनके पोजीशन में भी जो है वो 6 ग्राम और 5 ग्राम है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जितनी देर भी कहें, ये बेलेबल नॉन अवेलेबल इस तरह की बात, आप पहले समझ लीजिए बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है। नॉन बेलेबल ये नहीं होता है कि उसके में बेल ही नहीं हो सकती है। बेलेबल नॉन बेलेबल का फ़र्क एक ही होता है। बेलेबल अगर ऑफेंस है उसकी जमानत पुलिस भी ले सकती है, पुलिस स्टेशन से हो जाती है। जो नॉन बेलेबल है उसकी जमानत कोर्ट से ही होती है। तो फर्क ये है, ये कई लोगों को यह है ना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया। अरे भाई, नॉन बेलेबल का मतलब यह है कि कोर्ट से जमानत लेनी होगी। और जो पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से कहा है, कई बार कहा गया है कि बेल इज अ रूल नॉट एक्सेप्शन। ये बुनियादी हक हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उसने वो किया था, वो अभियुक्त है, अभियुक्त के रूप में बेल उसका राइट है। और यहाँ पे जो एक्ट है उसमें अगर पोजीशन में आपके नहीं पाया गया है तो आपको तो बेलेबल नहीं, आपके ऊपर कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक उन्होंने नया टर्म निकाला है कि कॉन्शियस पोजीशन। मुझे पता था कि मेरे साथी के पास 6 ग्राम है तो इसलिए मैं भी उसका भागीदार हूं। मैं इसमें एक चीज जरा ऐड कर दूं, मैं फिर से ये कह रहा हूं, व्हाट्सएप पे जितने गंदे, घिनौने, घृणित और अमर्यादित इल्लीगल मैसेजेस पास ऑन होते हैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी लोगों को लगा नहीं हमारे यहाँ नहीं, जनरली जो ग्रुप हैं उसमें अगर ये कॉन्शियस पोजीशन की बात है तो कॉन्शियसली आप अगर उस ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में इस तरह की अगर गंदे वीडियो, नंगे वीडियो, पोर्नोग्राफी चल रही है तो आपको भी सजा का, उसमें जो मेंबर है उस ग्रुप का, उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी कॉन्शियस
पार्टनर है उस ग्रुप का, ही इज ऑल्सो कॉन्शियस मेंबर। तो अलग अलग नहीं। एक चीज़ और मैं चलते चलते बता दूं, अब इस समय कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो आपको याद है ना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता भानुशाली जी भी जाके वहाँ वो इनको गिरफ्तार करवाने में हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे, याद आया? एक वो जो गंजे वाले भाई साहब थे जो अपने को प्राइवेट डिटेक्टिव कहते थे, देवासी जी या क्या देवसरी जी या जो भी थे, वो कहाँ हैं? 20 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, वो जो लोग हैं वो कहाँ हैं? जबकि एक सिटिंग मंत्री ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रहा है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी है। वो नाम लेके लोगों का बोल रहा है कि कैसे कॉन्स्पिरेसी की गई है, उस पर अभी सब लोग साइलेंट हैं। अंत में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा लोग कह रहे हैं, ये जितने दिन भी कहें, फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग डर के मारे, क्योंकि केंद्र सरकार का डर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है वो पक्षी में बोल रहा है। और जैसा मैंने पहले भी एक अपने वीडियो में कहा था, शाहरुख खान अच्छे आर्टिस्ट हैं, बुरे आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस भी मुकाम पे पहुँचे हैं वो अपनी मेहनत से और अपनी कला के दम पे पहुँचे हैं। मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, वो एक अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते फिर से एक बार आप लोगों से आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है। आप लोग कुछ अगर हम लोगों के मेंबरशिप के तौर पे या वन टाइम कुछ मदद करेंगे तो हमें चैनल चलाने में और आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।